नहीं चलेगी अब झूठी सच्ची कहानी मेंटेनेंस के मैटर के अंदर। अब देना होगा अपने एसेट्स और लायबिलिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन शुरू में ही। इसके अलावा और बहुत कुछ, एक रीसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक नया गाइडलाइन जो कि एप्लीकेबल होगा सारे मैटर्स के अंदर, सारे कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए और मेरा चैनल देखते। हाय व्यूअर्स, अगर आपने मेंटेनेंस केस फाइल किया हुआ है या करने वाले हैं, या तो आप उसके अंदर एप्लीकेंट हैं या रिस्पोंडेंट हैं, आपको ये जजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। 2020 में पास किया गया सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, जिसके अंदर गाइडलाइंस है बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो कि एप्लीकेबल है सारे किस्म के मेंटेनेंस के केसेस के अंदर, भले वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर हो, 125 सीआरपीसी के अंदर हो, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हो, या किसी भी मेंटेनेंस के प्रोविजंस के अंदर हो। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई है। सबसे पहली गाइडलाइंस ये कहती है कि ओवरलैपिंग ऑफ जुरिडिक्शन। इसका मतलब क्या होता है व्यूअर्स, कि एक फीमेल ने, एक महिला ने, अगर समझ लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एक मेंटेनेंस मांगा है और दूसरी जगह पे उसने 125 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस मांगा है, तो कई हाई कोर्ट के अलग अलग व्यूज़ थे। कुछ हाई कोर्ट ने कहा है कि एक जगह पे अगर उसे मेंटेनेंस मिल रहा है, जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए डोमेस्टिक वायलेंस में उसे अगर मेंटेनेंस मिल रहा है तो उसे कंसीडर किया जाए और उतना पैसा उसे 125 सीआरपीसी में जब मेंटेनेंस दिया जाए तो उस पैसे को कंसीडर किया जाए और उतना पैसा डिडक्ट किया जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस में उसे 5000 मिला है मेंटेनेंस के तौर पर और 125 सीआरपीसी के अंदर फैमिली कोर्ट चाह रही है कि उसे 7000 दिया जाए, तो 7000 में से 5000 चूँकि ऑलरेडी उसे मिल रहा है तो फैमिली कोर्ट 2000 देगी। तो वो 5000 और ये 2000 मिला के 7000 इस तरीके से कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कुछ कोर्ट्स का ऐसा मानना था कि चूँकि 125 सीआरपीसी और डोमेस्टिक वायलेंस दो अलग अलग प्रोसीडिंग्स हैं, तो इन दोनों के ऑर्डर को मर्ज ना किया जाए और ये दोनों को अलग रखा जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी है जिसके अंदर ये सारे कॉन्ट्राडिक्शन को सेट असाइड कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल नहीं, जब भी कोई मेंटेनेंस अगर पास होगा तो एक प्रोसीडिंग में अगर मेंटेनेंस पास होगा तो दूसरी प्रोसीडिंग में उसे माना जाएगा, उसे कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए जब भी कोई महिला कोई मेंटेनेंस का केस डालती है, कोई प्रोसीडिंग डालती है, तो उसे मेंशन करना पड़ेगा क्या इसके पहले उसने ऐसा कोई मेंटेनेंस का एप्लीकेशन किसी और कोर्ट में डाला है, और अगर डाला है तो उसे कोई और ऑर्डर उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसके अंदर ये भी कहा गया है कि जब भी कोई प्रीवियस ऑर्डर जो प्रीवियस कोर्ट ने अगर पास किया है और उसके अंदर कोई चेंजेस की ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसमें मेंटेनेंस कम है और महिला को लगता है उसमें मेंटेनेंस और ज़्यादा मिलना चाहिए फॉर डिफरेंट ग्राउंड, तो वो चीज़ों को वो ये कोर्ट में ला के नहीं बता सकती। ये नहीं कह सकती क्योंकि चूँकि वहाँ पे मुझे कम मिल रहा है इसीलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा दो, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड्स अलग है, वहाँ पे ग्राउंड्स अलग है। तो इसीलिए उसे उस ऑर्डर को चेंज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए उसे उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा, प्रीवियस कोर्ट में। हालांकि मेंटेनेंस कंसीडर होगा इस कोर्ट में, लेकिन वो कोर्ट के ऑर्डर को अमेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए उसे उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा। इस कोर्ट के सामने वो सारी चीज़ें नहीं ला के रख सकती। ये दो पॉइंट है विच इज़ टॉकिंग अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ जुरिडिक्शन। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहता है इंटरिम मेंटेनेंस को लेके। ये भी एक तरीके की गाइडलाइंस है, सेकेंड गाइडलाइंस, जो कहती है कि जब भी कोई इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड करना है तो जज को कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। सबसे पहले एक गाइडलाइंस में ये कहा गया कि जब भी एप्लीकेशन फाइल होगा मेंटेनेंस का और इंटरिम मेंटेनेंस का, तो एप्लीकेंट को एक एफिडेविट डालना पड़ेगा जिसके अंदर वो अपने जितनी भी उसके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ है, वो सब डिस्क्लोज करेगी, बताएगी कि देखिए मेरे पास ये मेरे पास एसेट्स है और ये मेरी लायबिलिटीज़ हैं। इसे कहते हैं डिस्क्लोजर एफिडेविट। ये फाइल होगा एप्लीकेंट के थ्रू। इसके फाइल होने के बाद रिस्पोंडेंट को फाइल करना पड़ेगा उसका रिप्लाई एफिडेविट और डिस्क्लोजर एफिडेविट, यानी कि उसके अंदर वो भी अपने जितने भी उसके एसेट्स है, लायबिलिटी है, वो उसे बताएगा और उसे मैक्सिमम 4 वीक का टाइम दिया जाएगा वो डिस्क्लोजर एफिडेविट फाइल करने के लिए। ज़्यादा लेंथी नहीं खींचा जाएगा मैटर को। और ये कहा गया है कि उसके अंदर वो एडजॉर्नमेंट मांग सकता है। कौन?
हस्बैंड यानी कि रिस्पोंडेंट, लेकिन उसको रिस्पोंडेंट को जो मैक्सिमम 2 ही एडजॉर्नमेंट मिलेंगे, ज़्यादा एडजॉर्नमेंट उसे नहीं मिलेगा, यानी वो ज़्यादा टाइम घसीट नहीं सकता। इसके अलावा कहा गया कि अगर जज को ऐसा लगा कि वो जानबूझ के विलफुली जो है वो मैटर को घसीटने की कोशिश कर रहा है और एडजॉर्नमेंट ले रहा है, तो उसे उसके जो डिफेंस को स्ट्राइक आउट किया जा सकता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि भाई तेरा अभी कोई डिफेंस हमें सुनना ही नहीं है, अभी मैटर जो चलेगी वो एप्लीकेंट की एप्लीकेशन के ऊपर चलेगी। तीसरा इसके अंदर कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ये सारे प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्क्लोजर एफिडेविट, अगर जज को ऐसा लगता है कि और भी कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए या और भी कुछ अगर इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मंगवाने चाहिए तो जज वो भी मंगा सकता है। और इसमें जो अदर पार्टी का एडवोकेट है या जो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एडवोकेट है, वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। इसके अलावा ये कहा गया है कि अगर वो एफिडेविट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है और अदर पार्टी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है, तो वो इंट्रोगेटरीज इशू कर सकता है। देखिए व्यूअर्स, ये सीपीसी का एक प्रोविजंस है जिसके अंदर हम अदर पार्टीज़ को इंट्रोगेटरीज यानी कि एक तरीके का क्वेश्चनर उसमें इशू करते हैं, जिसका जवाब जो है उसे कोर्ट में आके देना पड़ता है। हम उसमें सामने वाले से डॉक्यूमेंट्स भी मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जस्टिस को पाने के लिए कुछ प्रोविजंस को, कुछ सीपीसी के, कुछ सीआरपीसी के प्रोविजंस को मिक्स किया गया है। तो इसके अंदर जो एग्रीव पार्टी है, यानी कि जो ऐसी पार्टी जिसे ऐसा लगता है कि ये जो एप्लीकेशन डाला गया है या तो ये एफिडेविट के अंदर जो बताई गई ये चीज़ें बराबर नहीं है, तो वो इंट्रोगेटरीज इशू करा सकता है और सामने वाले को क्वेश्चनिंग कर सकता है और डॉक्यूमेंट मंगा सकता है। इसके अलावा इसमें ये कहा गया है कि जब आप ये एफिडेविट डालते हो तो पूरे रिस्पॉन्सिबल तरीके से डालिएगा। अगर इसके अंदर आपने कुछ भी झूठ लिखा तो आप तैयार रहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसीडिंग के लिए, आपके साथ बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। तो इसीलिए एफिडेविट पे झूठ के बारे में सोचना भी मत। इसके अलावा एक और प्रोविजंस है, वो है सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अंदर ये कहा गया है कि ये भी प्रोवोक कर सकते हैं हम लोग इस मैटर के अंदर वाइल डिसाइडिंग इंटरिम मेंटेनेंस के जज जो है खुद सामने से उसको बुलाएगा, सामने वाली पार्टी को, आइदर ऑफ द पार्टी, एप्लीकेंट को या रिस्पोंडेंट को बुलाकर उससे खुद पर्सनली सवाल कर सकता है और कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी मंगा सकता है। ये आता है 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा एक और सेक्शन को इन्वोक किया गया है, वो है सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वो ये कहता है कि जो इनकम है, जैसे कि कोई सैलरी है, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड को नहीं मालूम होता है कि वाइफ की इनकम कितनी है और वाइफ को नहीं मालूम होता है कि हस्बैंड की इनकम कितनी है। तो ये एक पर्सनल नॉलेज है एक बंदे का जो वो कमाता है। तो जब भी कोई बंदा अपने पर्सनल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी सैलरी को लेकर, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे के ऊपर ही है कि वो प्रूफ करके बताए कि इसकी एक्चुअली सैलरी इतनी है। ये कहता है सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इतना आपके समझ में आ गया कि जब इंटरिम मेंटेनेंस होगा तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा और एक एफिडेविट डाला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जीते हैं या बहुत ही ज़्यादा गुर्बत में जी रहे हैं, तो उनकी तो वैसे भी क्या एसेट्स और क्या लायबिलिटी, तो उन लोगों को इन चीज़ों से ज़रा छूट दे दी गई है। यानी कि अगर वो ये एफिडेविट ना भी डाले तो चलेगा। और ये मैटर के अंदर, ये जजमेंट के अंदर कुछ फॉर्मेट दिए हुए कि वो डिक्लेरेशन ऑफ एफिडेविट किस टाइप के होंगे वो रेफ़र किया जाएगा और कोर्ट जो है या तो बिल्कुल वैसा ही या तो उसे थोड़ा हट के भी बता सकता है कि इस तरीके से एफिडेविट डाला जाएगा। इसके बाद की कैटेगरी आती है परमानेंट एलिमनी, यानी कि ये तो इंटरिम मेंटेनेंस था, इसके बाद जो परमानेंट मेंटेनेंस दिया जाएगा रखा जाएगा। सबसे पहला कि भाई इनकी शादी कितने देर तक टिकी। अभी समझ लीजिए नई नई शादी हुई है, अभी नई नई शादी में ही अगर दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं और वाइफ कह रही है कि पूरी ज़िंदगी भर मुझे बिठा के खिला, तो ये भी एक तरीके का पनिशमेंट हुआ हस्बैंड पे। तो चूंकि हम लोगों को जस्टिस करना है, दैट शुड बी बैलेंस। ये बैलेंस होना चाहिए कि यहाँ पर ना हस्बैंड के ऊपर ना कोई पनिशमेंट आए और ना ही वाइफ जो है वो बगैर सपोर्ट कीजिए। इसके बाद की तीसरी गाइडलाइंस है क्राइटेरिया, यानी कि जब मेंटेनेंस ग्रांट किया जाए तो कितना मेंटेनेंस ग्रांट किया जाए, तो उसकी क्राइटेरिया क्या हो। तो इसमें बहुत सारे जजमेंट्स को कंसीडर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट से, कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट से, जिसके अंदर बताया गया है कि भाई हस्बैंड की इनकम कितनी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, फीमेल जो है उसके एक्सपेंडिचर्स क्या है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके ऊपर कितने लोग हैं जो निर्भर करते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र तो रखा जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एडिशनल पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लीज़ इसे भी कंसीडर किया जाएगा जब
जभी भी आप मेंटेनेंस ग्रांट करो, यानी कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि कितना मेंटेनेंस, कितना अमाउंट उसका आप ग्रांट करोगे। ये सारी चीज़ों को आप कंसीडर करने के लिए कुछ पॉइंट, एडिशनल पॉइंट्स को आप कंसीडर कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि जो पार्टीज़ है उनकी एज क्या है और उनका एम्प्लॉयमेंट क्या है। देखिए, हो सकता है कि जब शादी के बाद वाइफ, शादी से पहले वाइफ कमाती हो, शादी के कुछ दिनों बाद भी वाइफ कमाती हो, लेकिन अभी काफ़ी गैप हो गया है क्योंकि बच्चे संभालने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वाइफ ने जॉब छोड़ दिया था। तो उसके बाद जब वाइफ अभी वापस से जब वो जॉब करने जाएगी तो अभी उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, वो क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा जो अभी आज की डे टू डे मार्केट में या जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में चाहिए। तो ये जो उसका गैप हो गया है, ये क्या ये गैप फिल हो सकता है इवन दो वाइफ जो है प्रोफेशनल है, इवन दो वाइफ जो है वेल एजुकेटेड है। तो ये एक चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। नंबर 1, एज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज़। नंबर 2 है कि राइट टू रिसाइड, यानी कि वाइफ को पूरा राइट है कि अपने हस्बैंड के घर में रहे। अगर अपने हस्बैंड के घर में नहीं रहते तो बिल्कुल वैसे ही अल्टरनेट अकोमोडेशन में रहे, या तो हस्बैंड अल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं देता है तो इसके अलावा उसे उतना रेंट देना पड़ेगा। देखिए, ये सारी चीज़ें डीवी एक्ट के अंदर थी, लेकिन दूसरे प्रोविजंस के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें इतनी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया गया है कि किसी और मैटर के अंदर भी अगर आप मेंटेनेंस ग्रांट करने की सोचते हो तो उसके अंदर अल्टरनेट अकोमोडेशन भी ध्यान में रखना, वो रेंट ध्यान पे रखना कि वो फीमेल जो है वो रेंट देकर ऐसे घर में रह सके। इसके बाद का है कि अर्निंग ऑफ वाइफ, यानी कि अगर वाइफ अर्न भी करती है तो इतना ख्याल रखो कि अगर वो अर्न करती है तो वो कितना अर्न कर रही है, क्या वो इतना सफिशेंटली अर्न कर रही है कि वो अपना वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके जो उस अपने मैट्रिमोनियल हाउस में मेंटेन करती थी। देखिए, इसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप जाके प्लीज़ चेक कीजिएगा कि एक अर्निंग वाइफ को भी मेंटेनेंस मिल सकता है। लेकिन कितना मिल सकता है ये डिपेंड करता है कि उसकी अर्निंग कितनी है। उसका कहीं अगर बहुत ज़्यादा कम है तो उसका जो बैलेंस अमाउंट है वो हस्बैंड से लिया जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि अर्निंग की, वाइफ की जो अर्निंग उसको कंसीडर किया जाए। इसके बाद का है कि अगर कोई माइनर चाइल्ड है, अगर उसको मेंटेन करना है, क्योंकि देखिए जब मेंटेनेंस मिलता है तो चाइल्ड को भी मिलता है और मदर को भी मिलता है। लेकिन अगर समझ लीजिए मदर अगर वेल अर्निंग है, सफिशेंटली मतलब वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो ऐसे केस के अंदर उसे माइनर चाइल्ड को मेंटेन करने के लिए उसके एक्सपेंडिचर में मदर को भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यानी कि अगर समझ लीजिए मदर और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अच्छा कमाते हैं तो मेंटेनेंस का पूरा भार सिर्फ हस्बैंड पे नहीं रहेगा। माइनर चाइल्ड को मेंटेन करने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब उसका कितना परसेंटेज हो ये डिपेंड करता है कि दोनों कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा अगर इल हेल्थ है, अगर हस्बैंड की इल हेल्थ है, वाइफ की इल हेल्थ है, यानी कि लोगों की तबीयत ख़राब है, तो उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर्स को भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये था थर्ड पॉइंट जो कह रहा था कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितना होना चाहिए। इसके बाद का पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, जो है कि फोर्थ गाइडलाइंस है, वो ये कहता है कि कौन से डेट से ये मेंटेनेंस शुरू हो जाना चाहिए। देखिए, कोई भी एक्ट एक्सेप्ट 125 CRPC, कोई भी एक्ट ये नहीं कहता कि कौन से डेट से मेंटेनेंस देना चाहिए वाइफ को। 125 CRPC जो है एक ऑप्शन देता है मजिस्ट्रेट को कि या तो वो डेट ऑफ जो एप्लीकेशन डाला है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से वो मेंटेनेंस कंटिन्यू करे, या तो फिर डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस कंटिन्यू करे। कई कोर्ट में या तो डेट ऑफ ऑर्डर से कंटिन्यू किया गया या तो डेट ऑफ एप्लीकेशन से, और कहीं कहीं पे डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स टू द हस्बैंड, वहाँ से भी मेंटेनेंस को कंटिन्यू किया गया है। तो ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है कि भाई ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कहते हैं कि ये जो है ठीक होगा कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से जो है मेंटेनेंस ग्रांट किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड ने अननेसेसरी मैटर को ड्रैग किया है। हमारे कोर्ट में मैटर्स बहुत लंबे चलते हैं, एक मैटर के अंदर तो 9 साल लगे इंटरिम मेंटेनेंस को मिलने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट लेता गया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जज ने कहा कि जिस दिन से जो एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन डाला है कोर्ट में, उस दिन से मेंटेनेंस की शुरुआत की जाए। इसके बाद का लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है गाइडलाइंस नंबर 5। वो कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर। जो भी ऑर्डर पास होता है वो भले मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस का हो या फाइनल ऑर्डर का हो, उसे इन्फोर्स कैसे किया जाए, उसे किस तरीके से पैसे निकलवाया जाए हस्बैंड से ताकि वो पैसे जो है वाइफ को दिया जाए। इसके लिए व्यूअर्स CPC के अंदर एक प्रोविजन है जो कि कहता है कि जब भी कोई मॉनिटरी ऑर्डर पास होता है हस्बैंड के आगे किसी बंदे के अगेंस्ट में, तो उसे इन्फोर्स 2 तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1 तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके, उसे प्रॉपर्टी को बेच के, या तो उसे सिविल प्रिजन में डाल के। तो ये जो 2 ऑप्शन है
इसके ऊपर भी मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, इसका भी प्रोविज़न, इसका भी रेफरेंस मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप प्लीज़ उसे चेक कीजिएगा। तो सीपीसी का वो प्रोविज़न यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये सिविल प्रोसीजर का है और 125 सीआरपीसी और डीवी तो खैर क्रिमिनल प्रोसीजर के हैं। उसके बावजूद भी ये मैटर जो है, ये प्रोविज़न जो है एप्लीकेबल होगा, यानी कि उसे उस तरीके से पैसे निकाला जा सकेगा जैसे कि एक सिविल कोर्ट निकालती है जब वो कोई मनी डिक्री जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहती है। इसके अलावा जो डिफेंडेंट का जो डिफेंस है उसको स्ट्राइक आउट किया जा सकता है, यानी कि डिफेंडेंट के डिफेंस को बिल्कुल नहीं माना जाएगा, लेकिन ये लास्ट है, लास्ट ऑप्शन है कोर्ट का। सबसे पहला ऑप्शन यही रहेगा कि पैसा जो है उसकी प्रॉपर्टी से वसूल करके दिया जाए, और सबसे लास्ट में ये कहा गया है कि अगर पैसा होने के बावजूद भी अगर हस्बैंड पैसा नहीं देता है वाइफ को, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी, ये कहते हुए कि भाई उसने जो है कोर्ट की अवमानना की है, ऑर्डर को नहीं माना है। तो ये सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस था। इसमें कोर्ट ने कहा है कि ये सारे गाइडलाइंस को सारे के सारे हिंदुस्तान के कोर्ट पे एप्लीकेबल किया जाए, और सारी चीज़ों जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वो भले सीआरपीसी के अंदर हो, वो भले से डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर इस गाइडलाइंस को रखा जाए। तो ये मेरा वीडियो था, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।